अगली कड़ी में बीएचयू समाजशास्त्र की प्रोफेसर श्वेता उनका ये अपने विचारों को प्रकट करें। और श्वेता प्रसाद के बारे में इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की मेंबर रही हैं और 2015 और 17 में RC10 इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्च कमेटी के आप कन्वीनर भी रही हैं जेंडर स्टडीज में। और इसके अलावा आप तमाम बीएचयू के अंदर तमाम सदस्य कमेटियों में आप मेंबर रही हैं। मैं प्रोफेसर प्रसाद से निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो मैडम तो आप अपनी बात रखने का कष्ट करें। प्रोफेसर श्वेता प्रसाद जी मैडम, अगर आप तो हमारी आवाज, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मैडम, बोलिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार आप सभी का, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति जी मनोज दीक्षित जी, प्रिंसिपल आपके यहाँ की, जितने पैनलिस्ट हैं, आशीष सक्सेना जी, मानवेंद्र जी, ब्रजेश जी, इन सबको, प्लस जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका स्वागत करते हैं हम यहाँ पे। और अभी तक जो बातें हो रही है कुछ अलग अलग तो नहीं कहेंगे हम, बट हाँ कुछ थोड़ा हटके हमने बताने की सोची। और जैसे कि आपने कहा कि हम जेंडर स्टडीज के कन्वीनर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कमिटमेंट जेंडर स्टडीज के साथ होने के कारण जिस बात पर हम बोलना चाहेंगे वो है, जिस टॉपिक पर हम बोलना चाहेंगे वो है फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स, और उनके फ्लाइट पर हम बोलना चाहेंगे। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स का क्या सिचुएशन है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि माइग्रेशन का कोई फेस हो सकता है, या कोई चेहरा अगर आप माइग्रेशन को देने की सोचें तो वो कैसा चेहरा होगा? आप जब से कोविड-19 के बाद सडनली 25 मार्च से जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद से हमने देखा ढेरों मजदूर जो है वो सड़कों पर नजर आए। और आप याद कीजिए, दिल्ली के बस टर्मिनल की तस्वीर हो या बांद्रा स्टेशन की तस्वीर हो, आप जो माइग्रेंट वर्कर्स वहां पर दिखाई देते हैं वो आपको कौन नजर आते हैं? आपको समझ में आ जाएगा माइग्रेशन की किस चेहरे की हम बात कर रहे हैं। माइग्रेशन को बेसिकली एक मेल फिनोमिनन की तरह देखा गया है, और ये माना गया है कि जो भी माइग्रेट करते हैं वो बेसिकली मेल मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। और हम में से हर कोई इस बात को जानता है कि माइग्रेशन सिर्फ मेल मेंबर्स ही नहीं करते, फीमेल मेंबर्स भी करते हैं। तो वो कौन है? हु इज द क्विंटेसेंशियल माइग्रेंट? अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं महिलाएं भी माइग्रेट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कैमरा लेंस है उसमें कहीं भी महिलाओं की तस्वीर कैप्चर होते नहीं दिखाई देती है, एक्सेप्ट someone accompanying as othering, silently accompanying, जैसे अपने परिवारों के साथ महिलाएं दिखाई देती हैं। एक अदर के रूप में हम यहाँ पर एक अन्य की तरह महिलाओं को देख सकते हैं, जहां वो परिवार के साथ सड़कों पर आती जाती नजर आ रही हैं। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस बात की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या आपने किसी सिंगल फीमेल को माइग्रेंट को सड़कों पर देखा है? शायद नहीं देखा है, एक आध कहीं नजर आई है हमको, लेकिन वो भी भीड़ में बहुत सारे लोगों के साथ वो जाती हुई नजर आई। तो क्या माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो फीमेल नहीं होती हैं? होती हैं। अगर आप शहरों की तस्वीरें देखें, लॉकडाउन के बाद से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स दिखाई दिए। ऑब्वियसली ये सारे वो लोग हैं जो मेनली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ओर डिफरेंट माइग्रेशन कॉरिडोर्स को यूज करते हुए पहुंचते हैं। और अगर हम शहरों में देखें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो
हमें अलग अलग जगहों पर काम करती हुई नजर आ जाती हैं, लोगों के घरों में एज डोमेस्टिक वर्कर्स, स्टोर्स में अगर हम देखें तो वहां पर एज रिसेप्शनिस्ट या एक असिस्टेंट के रूप में, या रेस्टोरेंट्स में देखें, होटल्स में देखें, डिफरेंट प्लेसेस पे हमें विमेन नजर आती हैं, और इनमें से मेजॉरिटी जो है माइग्रेंट विमेन का होता है। तो जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉब्लम को, तो हमें कहीं ना कहीं वो जो इनविजिबल है उसको भी देखने की जरूरत है। और वैसे भी अगर हम ये बताने की कोशिश करें, हम सब जानते हैं कि विजिबिलिटी टू द इनविजिबल, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा है फेमिनिज्म का भी, और जितने भी माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव्स देखें, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव्स देखें, इस तरह की बातें उसमें कही जाती है। अब बात करते हैं माइग्रेशन लॉकडाउन के बाद की। हम सबने देखा है, डिफरेंट चैनल्स पे देखा है, बहुत सारे पेपर्स में पढ़ा है कि क्या स्थिति थी उन माइग्रेंट वर्कर्स की जिन्हें सडनली लॉकडाउन के बाद लौटना पड़ा। ये और बात थी कि सरकारें लगातार कह रही थी कि आप अपने अपने जगहों पर रहें, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बट फिर भी हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर्स हमें सड़कों पर दिखाई दिए। इसका कारण क्या हो सकता है कि शायद सरकारें कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करने में इस बात के लिए सक्सेसफुल नहीं रही कि वो वहां पर रहकर भी सेफ रह सकते हैं। एक और अक्सर हमने सुना है कहते हुए लोगों को कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा है गांव में जाकर हम मरे, एटलीस्ट अपने लोगों के बीच में तो रहेंगे। तो ऐसी जो सिचुएशन है ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई लॉकडाउन के कारण, कोरोना के वेग में या कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ, और उसने जिस तरह की अनसर्टेनिटी को जन्म दिया, जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनाया, इसमें कोई भी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि क्या वाकई सरकारें अरेंज करेंगी, क्या वाकई खाना पीना मिलेगा। और इसका रिजल्ट हम देखते हैं सड़कों पर हुजूम के रूप में दिखाई देता है माइग्रेंट लेबरर्स के। और ये वो लोग थे जिन्होंने हर उस रूट को यूज किया जहां पर से वो अपने घर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते थे। वो रोड्स के थ्रू गए, वो नदियों के थ्रू गए, वो जंगलों के थ्रू गए, वो ट्रेन में गए, वो डब्बों में भरकर भी कई जगह पर जाते हुए नजर आए। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, बहुत दयनीय स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब इस बात को मानते हैं कि इनकी फ्लाइट बहुत ज्यादा दुख देने वाला है। लेकिन जब हम फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो उनकी स्थिति और भी खराब नजर आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम अपने समाज में देखें तो सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स जो हैं वो ये बताते हैं कि, और डीप रूटेड इनइक्वालिटीज भी, तो ये दोनों मिलकर ये कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शंस को जो है सोसाइटी में, हमारे नजरिए को, हमारे अनुभवों को ये डिटरमाइन करते हैं कि हम चीजों को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। और जब हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स बिकॉज ऑफ बीइंग फीमेल, वो इस सिचुएशन को, चाहे वो पैंडेमिक की सिचुएशन हो, चाहे वो माइग्रेशन की सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, परसेप्शन या उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और यही कारण है कि हमने सोचा कि माइग्रेंट फीमेल वर्कर्स जो हैं उनकी स्थिति पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो जनरली मिसिंग है मीडिया प्लेटफॉर्म से या दूसरी जगहों से भी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें माइग्रेंट फीमेल वर्कर्स के साथ, तो हम ये कहना चाहेंगे टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि हम जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्राइसिस माइग्रेशन, एक टर्म जो कि जेन मैकडम ने दिया है, उनके क्राइसिस माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हम करेंगे। अभी क्राइसिस माइग्रेशन क्या है? जो माइग्रेशन हो रहा है वो फोर्स माइग्रेशन की कैटेगरी में आता है, और क्राइसिस माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं फोर्स माइग्रेशन का ही एक प्रकार है। लेकिन उन्होंने जब मैकडम इस वर्ड को यूज करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, अब क्राइसिस की सिचुएशन को वो डिफाइन भी करते हैं। उनका ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन जहां हमारी वेलबींग, फिजिकल वेलबींग,
हमारे रोजगार, हमारा सेफ्टी, ये सब जब खतरे में पड़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन क्राइसिस की सिचुएशन होती है। और इस सिचुएशन में बहुत से लोग अपने अपने जगहों को छोड़कर जहां से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं उन जगहों की ओर जाना शुरू करते हैं या जाने का प्रयास करते हैं। अभी क्राइसिस माइग्रेशन के केस में कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो कोई इंडिविजुअल क्राइसिस आने के बाद माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है इस क्राइसिस से उभर पाने की, बोथ इन केस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी जहां पर वो रह रहे हैं। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए या ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है ये माइग्रेशन की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये क्राइसिस किस हद तक माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो माइग्रेट कर रहे हैं वो कितने हद तक रिसोर्सफुल हैं और वो स्टेट जहां वो माइग्रेट कर रहे हैं वो किस कंडीशन में है, क्या वो उनको रिसीव करने की पोजीशन में है या नहीं। ये कहने के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव जो है इसी क्राइसिस माइग्रेशन को लेकर आगे बढ़ेगा। तो जब हम फीमेल माइग्रेंट की बात करते हैं, हमने देखा कि पूरे जो हमने कहा एक मिसिंग आइडेंटिटी या इनविजिबिलिटी ऑफ फीमेल माइग्रेंट्स, ये पूरे समय हम लोगों को दिखाई देता रहा है हर जगह। अगर हम बात करें ये विमेन जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली शहरों में डिफरेंट जॉब्स में, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो डोमेस्टिक वर्कर्स हो सकती हैं, इन हाउस डोमेस्टिक वर्कर्स हो सकती हैं, यानी वो जो साथ में रह सकता है, वो ईंट भट्ठों पर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, उनका अपना सेल्फ रोजगार हो सकता है, या फिर वो बड़े बड़े स्टोर्स में एज असिस्टेंट्स वर्क कर सकती हैं। ये सारे माइग्रेंट विमेन भी इस जो सिनेरियो में हम देखते हैं एक पार्ट है और एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा इस माइग्रेंट लेबर फोर्स का पार्ट है जिसकी स्थिति शायद बहुत ज्यादा दयनीय है और हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं जब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और देखा हमने सड़कों पे, वहां पर फीमेल मेंबर्स हमें नजर आई एज पार्ट ऑफ फैमिली, जो मतलब अकम्पनिंग मेंबर्स, अकम्पनिंग अदर्स की तरह, जिसको हमने देखा कि वो साथ में लोगों के चलते हुए नजर आए। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। और एक केस तो दाद देना पड़ेगा, 90 साल की एक लेडी जो दिल्ली से चलती है क्योंकि उसे राजस्थान पहुंचना था और वो पैदल चलते हुए राजस्थान पहुंचती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ज्योति जो गुड़गांव से अपने पापा को लेकर, एलिंग फादर जो बीमार हैं उनको लेकर वो बिहार तक की जर्नी करती है। हालांकि इसको लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गए हैं जहां पर लोगों का ये कहना है कि उसने इतनी साइकिलिंग नहीं की, बट उस कंट्रोवर्सी को अगर हम छोड़ें तो अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो फीमेल माइग्रेंट्स की डिफरेंट तरह के इमेजेस हमारे सामने आए हैं और उनकी बात तो नहीं करें जिनके इमेजेस हमारे सामने नहीं आए हैं, उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जो बाहर निकली थी बहुत सी दुर्घटनाएं उनके साथ हुई हैं। एक केस जो माइग्रेंट वर्कर्स से ही रिलेटेड है, इस उम्मीद में या उम्मीद पॉजिटिव वर्ड है, इस आशंका से कि शायद उसे कोरोना हो सकता है, जनरली क्वारंटीन किया जा रहा है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ऐसे ही एक फीमेल माइग्रेंट को एक स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया और जब ये फीमेल माइग्रेंट जहां पर क्वारंटीन की गई थी वहां पर बेसिकली मेल मेंबर्स थे और दाद देनी पड़ेगी उनकी सोच को, जो ये नहीं इमेजिन कर पाए कि एक फीमेल माइग्रेंट को कोरोना का सिचुएशन है तो क्या हुआ। परिस्थितियां अभी भी वही हैं, माइंडसेट्स अभी भी वही हैं। तो हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले स्पेशली वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा करने से किस पर क्या असर पड़ेगा। और हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे उस फीमेल माइग्रेंट के साथ जो अकेली क्वारंटीन की गई थी बाकी मेल मेंबर्स के साथ आधी रात में रेप किया जाता है, ऐसे ढेरों केसेस जो हैं, बहुत सारे डेथ्स दिखाई देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मरने वाले मेल नहीं थे, वो भी थे,
लेकिन फ्लाइट ऑफ फीमेल माइग्रेंट वो कहीं ज्यादा दुखद नजर आता है। और हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारे ऐसे चीजें हमें दिखाई देती है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ साथ इसे पूरी दुनिया ने फेस किया है। मतलब लॉकडाउन के बाद अब्यूजर के साथ एक घर में कैद हो जाने का दर्द क्या हो सकता है, ये दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दिया था लॉकडाउन होने के कुछ दिनों के बाद। और 25 to 30% इंक्रीज इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ये ग्लोबली देखा गया था लॉकडाउन के कारण। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रंट लाइन पर है, जो सपोर्ट सर्विसेज में है, जो एड्रेस करते हैं इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को, वो कहीं ना कहीं ये सेम लोग हैं जो लॉकडाउन को मैनेज करने में या फिर इस बीमारी को मैनेज करने में लगे हुए थे। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की बात करें, या हम पुलिस की बात करें, या फिर डिफरेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, ये सारे लोग कोविड-19 में ज्यादा लगे हुए थे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो माइग्रेंट फीमेल वर्कर्स थी, इन पर जो डोमेस्टिक वर्क वायलेंस का भी शिकार हो रही थी घरों में, और अच्छे घरों की औरतें भी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही थी। इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया, और जब केसेस आने लगे सामने तो हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इंटरवीन किया। कमिंग बैक टू द फीमेल माइग्रेंट्स, अगर हम देखें तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स की बात कर लेते हैं कि क्यों। बेसिकली ये माना गया है कि इन केसेस ऑफ पैंडेमिक, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और विमेन एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इसके अलावा भी जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं सोसाइटी में, वो सब किसी भी पैंडेमिक से बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, और कोरोना वायरस ने भी इन्हें बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगर हम कुछ डेटा देखने की कोशिश करें, हालांकि ब्रजेश जी ने पहले ही कह दिया है कि डेटा बहुत तरह के मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक डेटा कोशिश करने की कोट करने की कोशिश करते हैं, और वो है इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 का डेटा, जो ये कहता है कि 93% ऑफ द वर्कर्स ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और उसी ईयर के आसपास नीति आयोग का भी एक डेटा है जो ये कहता है कि 85% ऑफ द वर्कर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो इनको अगर हम देखें तो ये सीजनल माइग्रेशन को भी साथ में जोड़ लेते हैं, जो लगभग 10 मिलियन के आसपास होता है। सीजनल माइग्रेशन यानी किसी पर्टिकुलर सीजन में वो माइग्रेट करते हैं, फिर वो अपने घरों की ओर वापस चले जाते हैं, जिसको हम सर्कुलर माइग्रेशन की तौर पर भी देख सकते हैं। और इस तरह के केसेस को अगर हम मिलाएं तो माइग्रेशन, चाहे डेटा जो डिस्प्यूट डेटा को लेकर हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वो बहुत ह्यूज अमाउंट, इनॉर्मस हैं, बहुत बड़े संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, और वहां पर जाकर लोगों को, हमें इनफैक्ट असिस्ट करते हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही रोल फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स भी निभाती हैं। बात फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स की अगर हम लोग कर लें तो जब हमने देखा बहुत से केसेस ऐसे भी हमारे सामने आए जहां पर वो विमेन जो प्रेग्नेंट थी वो भी सड़कों पर हमें नजर आई। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा, ये दुख की बात है, शर्म की भी बात है। एज सिविलाइज्ड सोसाइटी हम सबके लिए शर्म की बात है कि कहीं ना कहीं उन विमेन को जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो ये माइग्रेंट विमेन जो है इन्हें हॉस्पिटल्स एडमिट करने से मना कर देते हैं। हम समझ सकते हैं हॉस्पिटल्स के डर को, क्योंकि वो डेडिकेटेड वे में कोविड-19 की केसेस या तो हैंडल करना चाह रहे हैं या फिर अवॉइड करने की कोशिश में है कि उन्हें किसी को लेना ना पड़े, ताकि उनका हॉस्पिटल कोविड-19 से बचा रह सके। और इस प्रयास में हम देखते हैं बहुत सी फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रेग्नेंट थी, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। थैंकफुली यहाँ पर हम पुलिस के रोल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान हम देखते हैं पुलिस की बहुत पॉजिटिव भूमिका दिखाई देती है। और ऐसा ही
इन फीमेल माइग्रेंट के केसेस में भी दिखाई देता है, जो प्रेग्नेंट थी और जिन्हें लेबर पेन स्टार्ट होता है। इनकी सहायता आशा वर्कर्स करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, कई बार उन्हें हॉस्पिटल्स ले जाने में, और कई बार सड़कों पर ही डिलीवरी हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल्स परमिट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई डिलीवरीज 4 से 5 एटलीस्ट हमें याद है जो सड़कों पर हुई है इन फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स का। एक बहुत ही इनह्यूमन अप्रोच है एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर जो माइग्रेंट वर्कर है और एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसी समाज में से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी मदद की और सही सही सलामत डिलीवरी करवाया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 महीने में कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद से अगर हम देखें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। और इसके पीछे ऐसे ही कारक रिस्पॉन्सिबल हैं जहां पर उन्हें टाइमली इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है, जहां पे उन्हें टाइमली मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और इसी कारण मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब इन माइग्रेंट वर्कर्स में अगर हम देखें तो एक बड़ा सेक्शन इन माइग्रेंट वर्कर्स का हेल्थ केयर वर्कर्स के रूप में भी हमें काम करता हुआ दिखाई देता है, स्पेशली वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं यानी नर्सेस और इस तरह के जॉब में बॉयज की बात कर लें, लेकिन चूंकि मेरा फोकस फीमेल पर है इसलिए हम इन्हीं की बात करेंगे। तो हम देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर जो है लार्ज स्केल पर इन माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है और कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर होने के कारण इन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बीइंग विमेन इनका एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे, सेफ्टी सर्विसेज पे बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होता है, यानी पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन से जुड़े बाकी मेजर्स, सैनिटाइजर की बात कर लें, मास्क की बात कर लें, पीपीई किट तो बहुत दूर की बात है क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं इसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज जो कि कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है उन तक भी इन फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे केसेस में उन्हें इसके कारण सफर करना पड़ता है। तो ये जो वर्कर्स हैं, जो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक बड़ा परसेंटेज बनाते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम देखें तो उनका ये मानना है कि 2 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में ये फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स, हालांकि ये उन्होंने ग्लोबली कहा है, ये जो वर्कर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स, स्पेशली फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स, ये 2 से 8 करोड़ के बीच में इनकी संख्या कहीं हो सकती है। अब माइग्रेंट वर्कर्स के इस फ्लाइट के लिए हमने देखा लॉकडाउन से बचने, कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन जो है इम्पोज किया गया और इसके बाद माइग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसके कारण जो दुश्वारियां थी ये माइग्रेंट वर्कर्स को झेलना पड़ा और फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स को और भी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और इसके कारण हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहना पड़ा कि आपको हो रही तकलीफों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो इंटेंशन की बात अगर कर लें, उसको वहीं पे छोड़ना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे। बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम में से किसी को नहीं पता था कि परिस्थितियां क्या होने जा रही हैं, और जैसे जैसे चीजें सामने आती गई वैसे वैसे हम रिस्पॉन्ड करते गए। इसलिए किसी को भी क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा और हम किसी को भी क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। अब जैसा कि हमने कहा था कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है इस लॉकडाउन के कारण, जिसमें कि फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स एक बड़ा चंक कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब इनकी बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जॉब इनसिक्योरिटी सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है, क्योंकि उनके पास सडनली एक दिन वो रोजगार थी, अगले ही दिन वो बेरोजगार हो गई। और जो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका ये कहना है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा है कि जो जहां वो काम कर रही थी वो उनका फोन तक नहीं रिसीव कर रहे हैं, पैसा देना तो दूर की बात है। बहुत सारे एनजीओ ने ये कहा है, जिसमें जागृति दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, बैंगलोर बेस्ड एनजीओ भी है,
और कुछ राजस्थान बेस्ड एनजीओ है, उन सब ने ये कहा है कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुई हैं, और सबको जो है पैसे ना होने के कारण, रेंट की बात तो छोड़ दीजिए, बार बार कहा जा रहा है रेंट ना ले, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है जो रेंट ना ले। बहुत सारे लोग हैं जो इस परिस्थिति में उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और वो रेंट मांगने की बजाय मिडिल मैन की बात कर रहे हैं। दिल्ली में मिडिल मैन रेंट कलेक्ट कर रहे हैं ताकि जो है मकान मालिकों को पैसा मिल सके। तो उनके पास पैसा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर नहीं है तो वो रेंट कहाँ से दे सकते हैं। तो ये जो मार्च का महीना था, बहुत जगह पर हम जैसे कुछ सेंसिटिव लोग जो हैं उन्होंने फुल पे किया है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर अगर हम देखें तो उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। मार्च में भी फुल पेमेंट नहीं किया गया है उनको। अप्रैल का पेमेंट तो भूल जाइए, और आने वाले कितने दिनों तक पेमेंट नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, ना तो उन बेचारे डोमेस्टिक वर्कर्स को, ना ही हम में से किसी को। तो एक बहुत ही दयनीय सिचुएशन जो है कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दिखाई देता है। और अगर इस सिचुएशन से हम कोविड डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, क्यों डोमेस्टिक वर्कर्स की हमें जरूरत होती है, ताकि हम आराम से अपनी लाइफ को एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, ग्लोबल केयर चेन, जो हॉकशिल्ड का दिया हुआ है, आर्ली रसेल हॉकशिल्ड ने एक टर्म यूज किया है जिसको ग्लोबल केयर चेन की ओर कहा जाता है। हालांकि ग्लोबल केयर चेन में वो ग्लोबली चीजों को देखती है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ग्लोबल केयर चेन को वर्क करते हुए देखते हैं। यानी एक पढ़ी लिखी औरत जब वो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो उसके घर की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे किसी न किसी की जरूरत होती है जो उसे फॉर द टाइम बीइंग रिप्लेस कर सके वहां पर, और उसकी जिम्मेदारियों को निभाने का काम कर सके। और इस ग्लोबल केयर चेन, जब वो औरत घर से बाहर निकलती है, वो अपने घर में दूसरे को एम्प्लॉय करती है। वो औरत जो घर में एम्प्लॉय होती है वो अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ती है, और अल्टीमेटली ये जो पूरा चेन है ये ग्लोबल लेवल पर बनता हुआ दिखाई देता है। और हॉकशिल्ड का ये कहना है, ये जो ग्लोबल केयर चेन है इसमें हर विमेन हर स्टेज पर डिसएडवांटेज पोजीशन में होती है। वो वुमेन भी जो कि डेवलप्ड कंट्री में हाईली अर्न कर रही है और घर से बाहर निकल रही है, क्योंकि उसका लॉस अगर हम देखें तो इमोशनल लॉस होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक किसी अजनबी के हवाले, जो कि डोमेस्टिक हेल्प है हमारा, उसके हवाले करके निकलती है। और अल्टीमेटली इस ग्लोबल केयर चेन के लास्ट में जो होता है, जो एंड में होता है, वो अनपेड केयर वर्क होता है। बात अगर अनपेड केयर वर्क की निकली है तो हम लोग देखते हैं कि ये अनपेड केयर वर्क अनफॉर्चुनेटली हर जगह सुनाई दे रहा है। इकोनॉमी क्लोज है, रोजगार बंद है, अभी नहीं, फोर्थ फेज ऑफ लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, इनिशियल 3 फेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोस्टली क्लोज थी। कुछ सेक्टर्स में काम हो रहे थे, जैसे कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लोज्ड हैं, ऐसा डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के मानने वाले जो लोग हैं ऐसा वो सोच सकते हैं। एज समवन जो विमेन के इश्यूज के लिए वर्क करता हो, उनके राइट्स को उठाने का काम करता हो, हम इस बात को नहीं मानना चाहेंगे कि इकोनॉमी क्लोज था इनिशियल 3 लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो जो हमको अर्न करके दे रही है, वो जो उन्हें पैसे ला कर दे रही है उनके घरों में। लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जो कि अनपेड होती हैं। और अगर आपको याद हो 2020 की जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका रिपोर्ट है टाइम टू केयर। इस टाइम टू केयर रिपोर्ट ने अनपेड केयर वर्क को, यानी जो केयर वर्क बच्चों के देखभाल से संबंधित हो सकता है, एल्डरली जो हमारे घर में है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल से संबंधित हो सकता है। और कोरोना काल में तो ये अनपेड केयर वर्क, इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि हर कोई घर में है, स्कूल्स क्लोज्ड है और हर कोई अपने घर में है, तो वो
जो कि डोमेस्टिक वर्कर है और अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाई है और अपने मालिकों के साथ रहने के लिए पोस्ट है, वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमने बीच में छोड़ दिया था कि टाइम टू केयर रिपोर्ट जो है, इसमें अनपेड केयर वर्क को कैलकुलेट किया गया है और ये पाया गया है कि $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो अनपेड केयर वर्क की है। यानी अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखने की कोशिश करें तो हर साल $8 ट्रिलियन को का नुकसान हम देखते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक लॉकडाउन जो है मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि घरों में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी और अनपेड केयर वर्क का लोड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली फीमेल मेंबर्स पर और फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स पे जो लोगों के साथ में रह रही थी, या बहुत से केसेस में लोग उनको लॉकडाउन के पीरियड में भी काम पर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, अनपेड केयर वर्क की बात करें, ईंट भट्टा सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात करें, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के वाले फीमेल वर्कर्स की बात करें, इन सब की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को जहां ग्लोबल केयर चेन में सही मायने में एक फीमेल वर्कर, सबसे ज्यादा चिंता जिनकी हमें होती है वो है उन फीमेल केयर वर्कर्स की जिन्होंने इलीगली कंट्रीज क्रॉस की हैं, बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं। हालांकि हमारी कंट्री में ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है एक वैल्यू अटैच करने का काम करता है अपने फीमेल पॉपुलेशन के साथ। हम इज्जत से जोड़कर देखते हैं अपनी महिलाओं को, इसलिए इंडियन पॉलिसी जो है माइग्रेशन पर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है फीमेल वर्कर्स को लेकर। लेकिन फिर भी वो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स जो किसी तरह से इलीगली जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और दूसरे देशों में गई हैं, उनके बारे में सोचकर देखिए उन्हें कैसा क्या क्या सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ये इलीगल केयर वर्कर्स होने के कारण ग्लोबल केयर इकोनॉमी में वो पार्ट तो होती हैं, लेकिन कहीं भी वो विजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं, कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उस ग्लोबल केयर इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो भारत सरकार के अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, समुद्र सेतु योजना और वंदे भारत मिशन जो कि विदेशों से लोगों को लेकर आ रहा है, उसमें अगर ये माइग्रेंट वर्कर्स को लौटने की बात अगर देखें तो वो माइग्रेंट फीमेल वर्कर्स जो कि इलीगली जिन्होंने कंट्री क्रॉस किया है, उनकी वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो रजिस्टर कर सकें खुद को कि उन्हें भी अपने देश लौटना है। तो बहुत सारे लेवल पर हम देखते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ वल्नरेबिलिटी हमें दिखाई देता है। तो इसलिए इन सारे इंटरसेक्शंस को हमें ध्यान में रखना होगा और चीजों को फिर लेकर आगे बढ़ना होगा। तो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स की हमने बात की, और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, ये मानते हुए कि लॉकडाउन बहुत लंबा नहीं चलाया जा सकता और कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। कई प्रेडिक्शंस तो ये कहते हैं कि अगले साल तक भी चल सकता है, यानी हमें धीरे धीरे घरों से बाहर आना होगा। अब जो है ये जो वर्कर्स हैं, जो फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये कहीं ना कहीं ल्योर की जाएंगी मैरिजेस के थ्रू, या ऐसे ही घरों से काम करने के लिए इन्हें ल्योर करके बड़े बड़े शहरों में और हो सकता है ग्लोबली भी ले जाया जाए। और यहाँ पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग में से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है $multi-billion इंडस्ट्री है ट्रैफिकिंग की इंडस्ट्री। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं, और जैसे ही चीजें खुलेंगी लोग ल्योर करके शादियां करके, जो कि झूठी शादियां होंगी, इन लोगों को फंसाएंगे और ट्रैफिकिंग में डालने का काम करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति से इन्हें बचाना भी एक इंटेलेक्चुअल की तरह देखें, हमारी भी जिम्मेदारी हो सकती है। हम बौद्धिक उपवास पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की जरूरत है, अपने बौद्धिक उपवास को तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जनरली ये टेंडेंसी हमने देखा है इंटेलिजेंशिया में, जहां पर वो चीजों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, लेकिन
ये ऐसी सिचुएशन है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अगर हम लोग इंटरफेयर करें तो शायद परिस्थितियों को बहुत हद तक बदल सकते हैं हम लोग। तो हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है इस लॉकडाउन के खुलने के बाद, ताकि जो है जो काम करने के लिए जो गिद्ध बैठे हैं उनकी नजर अगर इन पर पड़े भी तो हम उन्हें बचा ले जाने में सफल हो सके। अगली बात अगर करें तो ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स, ये जितने भी फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके साथ एक अलग तरह की ही भावना या दुर्भावना वो अटैच कर दी गई है। जैसे कि अगर ये हमारे घरों में आएंगे तो कोरोना लेकर आएंगे। ये गलत है, हम नहीं कहेंगे कि वाकई जब हम ये अपने वर्कर्स को घर में एंट्री देते हैं या किसी को भी घर में एंट्री देते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, हमें नहीं पता कि वो किन किन लोगों के संपर्क में होकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये सोचना कि सिर्फ फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर्स को ही इस नजर से देखा जा रहा है, ये बहुत सही नहीं है। क्योंकि हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारा नंबर कोरोना केसेस का किस तरह से कंट्रोल में रहे। और भारत के नंबर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं दिन दूना रात चौगुना ये तरक्की कर रहा है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डेथ रेट्स बहुत कम है और इसलिए ऑलमोस्ट 40% रिकवरी रेट है हमारे यहाँ। इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से हर किसी को बचना है। और डोमेस्टिक वर्कर्स को ये सोचना कि हम उन्हें गंदा मानते हैं, ये बहुत सही अप्रोच नहीं है। हम उन्हें गंदा नहीं मानते, बस हम खुद को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं। और ये इसी तरह से अगर हम देखें तो इन सारे सेक्टर्स में फीमेल डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनका वो जो सफर कर रही हैं ये बहुत बड़े स्केल पे हमें दिखाई देता है। गवर्नमेंट की ओर से बहुत ढेर सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर हम देखें जनधन योजना के तहत बहुत बड़े मात्रा में, हालांकि एक स्टडी ये कहती है कि 50% को जनधन अकाउंट में पैसे नहीं मिले, बट अगर हम देखें तो ग्लास आधा भरा दिखाई देता है, यानी अगले 50% को मिले। आज नहीं तो कल उन 50% को भी जनधन अकाउंट में पेमेंट मिल ही जाएगा। तो सरकार की ओर से हम देखते हैं 10% ऑफ द जीडीपी का एक राहत पैकेज अनाउंस किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर इन चीजों को किया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरी को जो है वो स्टेप अप कर दिया गया है, 180 से बढ़ाकर 202 या 220 रुपए पर डे मनरेगा में मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। यह और बात है कि क्या इस समय पर मनरेगा के तहत काम ले पाना फिजिबल है या नहीं, शायद लिया जा सकता है या शायद नहीं लिया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो अब जो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए ताकि माइग्रेंट वर्कर्स का इन जनरल और फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स का इन पर्टिकुलर ध्यान रखा जा सके। और सरकारों के इन अटेम्प्ट के बावजूद अगर उनकी परिस्थितियां खराब है या उन तक चीजें नहीं पहुंच रही है तो शायद बहुत सारे चीजों को करने की जरूरत है। पहला काम जो हम कर सकते हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस समय पर एटलीस्ट बिना किसी भेदभाव के सबको मिलना चाहिए, बिना किसी आई कार्ड के या बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड सबको अवेलेबल करवाना चाहिए। और जब बात फूड की करते हैं तो हमने ये देखा, याद आता है कि इस कोरोना काल में पर्सन टू पर्सन यानी ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन हेल्थ अगर हम देखें बहुत बड़े पैमाने पर मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की बात कर लें, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं सड़कों पर लोगों को, पैकेट्स बांट रहे हैं उनकी जरूरत की चीजों को लेकर, तो ह्यूमन इंटरवेंशन पॉजिटिव वे में बहुत बड़े स्केल पर दिखाई दे रहा है, जो सोसाइटी में लोगों के प्रति आस्था को बढ़ाने का काम करता है और आस्थाओं के आयाम को पुनः स्थापित करने का ये काम कर रहा है। कहा जाता है कि विपत्ति काल में ही हम ये देख सकते हैं कि कौन कैसा है, और इस कोरोना काल में हमें ये दिखाया है कि भारत में लोग जो हैं या ग्लोबली भी बहुत ज्यादा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये बहुत आशा की बहुत बड़ी किरण है। तो एक्सपीरियंस जो है वो गांव-गांव में होना चाहिए और बिना किसी उसके सबको अवेलेबल होना चाहिए।
लेबर हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए स्पेशली इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और ये हेल्पलाइन नंबर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में होना चाहिए, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में फंसे हुए हैं और डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं ये लोग, तो जरूर सिर्फ एक भाषा या दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी सफिशिएंट नहीं होगा, डिफरेंट भाषाओं में इन हेल्पलाइन नंबर्स को वर्क करना चाहिए और इमीडिएटली माइग्रेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की दिशा में काम करना चाहिए, या एटलीस्ट प्रॉपर और जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो कि कोरोना काल में अफवाहों का दौर जारी है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हैं, और जब सोशल मीडिया आएगा तो अफवाह अपने आप आएगा वहां पर। तो कोरोना काल में अफवाहों से इन माइग्रेंट वर्कर्स को दूर रखने के लिए, उनके विश्वास को, व्यवस्था में उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जगह जगह हेल्पलाइन नंबर्स को स्टैब्लिश करें, ये लोकल नंबर में हो जो जानकारी प्रोवाइड कर सकें, ये वेल पब्लिसाइज्ड होना चाहिए ताकि हर माइग्रेंट वर्कर को पता हो कि वो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर जेन्युइन प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्हें मिलना चाहिए। माइग्रेंट फीमेल वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक प्रोटेक्शन की चीजें भी जगह जगह पोस्ट बना के अवेलेबल होना चाहिए, चाहे हम सैनिटाइजर की बात कर लें या मास्क की बात कर लें, ऐसे बेसिक चीजें उनको अवेलेबल करवाया जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़े स्केल पे किया भी जा रहा है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव में अगर देखें, मैक्रो, माइक्रो और मीजो लेवल पर हमें बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है, ताकि इंटीग्रेटेड वे में हम कोरोना काल से सही सलामत बाहर निकल सके, एक इंटीग्रेटेड वे में हम उन तक पहुंच सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके जो हमारे मजदूर भाई बहन है या दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनकम सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, अनफॉर्चुनेटली इंडिया सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत ज्यादा पीछे है, और इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं करते सिवाय हमारे यहाँ के पॉपुलेशन के। इतनी बड़े पॉपुलेशन के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का प्रोविजन बना पाना शायद उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इनकम सपोर्ट है उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, ताकि कुछ समय तक तो हर किसी के खाते में या हर किसी के पास कुछ बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अमाउंट मौजूद हो, पैसे मौजूद हो। मतलब कुल मिलाकर मनी हैज टू फ्लो वाली बात होना चाहिए, सर्कुलेशन में मनी को आना चाहिए। और जब भी ये पॉलिसी बने, चाहे वो किसी भी लेवल पर बने, माइक्रो हो, मीजो हो, मैक्रो हो, किसी भी लेवल पर पॉलिसी हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए इन पॉलिसीज की कि उनका फेस ह्यूमन हो, मानवतावादी चेहरा इन पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है। और जरूरत पड़े तो ट्रायल एंड लर्न की बेसिस पे, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे इन पॉलिसीज को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव भी करते जाने की जरूरत है। उसके बाद अगर देखें तो इन पॉलिसीज में, क्योंकि हम फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो मेन स्ट्रीमिंग होना जरूरी है जेंडर का, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पॉलिसीज जो है इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है, आपने उसको दे दिया। यहाँ पर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इन पॉलिसीज का फायदा फीमेल वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, जो विमेन है, जो वल्नरेबल सोसाइटी ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, उन तक इसका फायदा पहुंच सके। तो ये होना बहुत जरूरी है। सेफ एक्सेस टू फैसिलिटीज होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है या बेसिक एक पेमेंट की बात जो है वो करना जरूरी है। तो बहुत सारे स्टेप्स जो है वो लिए जाने की जरूरत है, ताकि एक ऐसी पॉलिसी हम फ्रेम कर सकें जो कि ह्यूमन फेस के साथ हो और ऑल इंक्लूसिव हो। उसमें ना तो विमेन छूटे, ना कास्ट, क्लास, कल्चर, क्रीड, कोई नहीं उसमें से छूटना चाहिए। हर किसी के लिए वो पॉलिसी काम में होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना है इसका ये कास्ट और क्लास एंगल यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। मेरा ये कहना है कि कोरोना के केसेस में और जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सिर्फ कुछ इंटरसेक्शंस पे ध्यान ना देके मल्टीपल इंटरसेक्शंस, इनफैक्ट ऑल इंटरसेक्शंस
पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो सेफ्टी के प्रोविजंस हैं उन सबको किए जाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आधे घंटे का टाइम दिया गया था, हमने ऑलरेडी आधा घंटा ले लिया होगा, देखा नहीं हमने। तो इसके साथ ही हम वाइंड अप करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के सभी पक्षों के संबंध में आपने अपने विचार रखे। बहुत कड़ी में